हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है आरसी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज हम भारत की संविधान की जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। यानी भारत की जो राज्य व्यवस्था है उस एम लक्ष्मीकांत के अंदर उस बुक के फर्स्ट चैप्टर को ही स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर हम यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर, कि कैसे भारत का संविधान बना था, कि उससे पहले क्या क्या हुआ। 1773 में जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया वो किस तरीके से आया, क्यों आया, किस लिए आया, क्या क्या कारण रहे होंगे, क्या उद्देश्य था, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। और एम लक्ष्मीकांत के जितने भी टॉपिक हैं हम उन सबको कवर करेंगे। मैं ये नहीं कहता एक ही क्लास में कवर करेंगे, धीरे धीरे हम छोटी छोटी वीडियो लेकर आएंगे और उसके ऊपर हम कवर करते चलेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो भारत का संविधान जो बना तो कहा जाता है कि स्टार्टिंग उसकी जो हुई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही हुई थी। तो पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या क्या था, क्या क्या प्रावधान थे, क्या उसकी विशेषताएं थी, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं 1773 से पहले की, कि यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लगभग 1600 में भारत के अंदर आई थी। क्या करने के लिए? व्यापार के रूप में आई थी, यानी व्यापार करना चाहती थी भारत के अंदर आकर और यहाँ से पैसा कमाना, रुपए कमाना चाहती थी, धनी बनना चाहती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था भारत में आकर व्यापार करना, और ये लगभग लक्ष्मीकांत की बुक में 1608 दे रखा है, लेकिन आपको लगभग में रखना है कि लगभग ये 1600 के अंदर भारत के अंदर आई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था इस कंपनी का? कि भारत में जाकर व्यापार करेंगे और पैसा कमाएंगे। और यही उस टाइम जो 1600 के अंदर लगभग वहाँ की महारानी जो थी, इंग्लैंड की महारानी थी, उसका नाम था एलिजाबेथ। उन्होंने कहा कि आप जाइए भारत के अंदर और वहां पर जाकर व्यापार करिए, यानी कंपनी को मंजूरी दी थी। और अब कंपनी जब 1608 या 1600 के लगभग भारत में आई, भारत में आने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर खूब व्यापार किया। और इन्होंने लगभग भारत के अंदर, देखिए पहले युद्ध चल रहे थे, यानी आपको पता होगा कि 1757 का प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 का प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, और 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध। ठीक है, यानी 1757 और 1764 में मतलब जो युद्ध हुए थे उनमें अंग्रेजों की क्या हो गई थी? जीत हो गई। तो इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको दीवानी हासिल हो गई थी, यानी कुछ राज्यों पर, मान लीजिए कुछ जगह पर, जैसे उसके अंदर 3 नाम शामिल थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 1765 के अंदर क्या हुआ? इन तीनों पर दीवानी हासिल हो गई थी। कब? 1765 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 के अंदर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन 3 क्षेत्रों के अंदर दीवानी मिल गई थी। क्या मिल गई थी? दीवानी मिल गई थी, दीवानी। ठीक है, दीवानी का मतलब क्या होता है? यानी इन क्षेत्रों से वह दीवानी का मतलब होता है कि राजस्व वसूल कर सकती थी, यानी कंपनी जो है वो इन क्षेत्रों में व्यापार कर सकती है और यहाँ के लोगों से राजस्व वसूल कर सकती थी। दीवानी मिल चुकी थी। अब कंपनी जो थी वो काफी प्रॉफिट कमा रही थी। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ के जो इस कंपनी में जो कर्मचारी जो काम कर रहे थे वो क्या थे? यहाँ से व्यापार, अपना निजी व्यापार करते और बहुत धनी होकर इंग्लैंड वापस जा रहे थे। तो अब वहां पर जाने के बाद वहाँ के जो, मान लीजिए आप पड़ोस के, आस पड़ोस के मान लीजिए, तो उनमें क्या एक जलन सी पैदा होने लगी कि मतलब उस कंपनी वहाँ पर जाकर बहुत बिल्ड हो गई है या उसके अंदर काम करते हैं वो बहुत धनी बने रहे, इस तरीके का। तो ब्रिटिश सरकार को क्या लगा कि आने वाले टाइम में कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए खतरा ना बन जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो लगातार युद्ध कर रही थी और अपनी मेहनत के मुकाबले राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बहुत
विकसित हो रही थी। लेकिन आर्थिक दृष्टि से कहा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। क्यों हो रही थी उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बात की जाए कि ये बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा बिल्ड हो रही थी। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि कल को यह हमारे लिए ही खतरा ना बन जाए। यानी वहाँ से सोच के देखिए, अभी आप भारत के लोग, भारत का आप व्यक्ति हो, भारत के, आप बाहर जाते हो और वहाँ से काफ़ी मतलब इतने अमीर हो जाते हो कि भारत के अंदर जो मतलब सरकार है उससे भी ज़्यादा अमीर हो जाते हो। तो भारत की सरकार को क्या लगे, उसके लिए खतरा बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह ब्रिटिश सरकार को भी लगा कि कल को ये मतलब हमारे लिए खतरा ना बन जाए। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या हुआ था, इसकी आर्थिक दृष्टि की बात की जाए तो आर्थिक दृष्टि से इसकी बात करें तो यह काफी कमजोर थी। कैसे कमजोर थी उसके ऊपर मैं बता देता हूं, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से बात करें तो यह काफी कमजोर थी, क्योंकि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, एक तो लगातार युद्ध चल रहे थे, आपको पता ही है। एक तो देखिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर क्यों थी ये, कमजोर कि एक तो यहां पर लगातार युद्ध चल रहे थे, लगातार युद्ध के कारण यहां पर काफी खर्चा आ रहा था, जिस कारण कंपनी को क्या हुआ, काफी लॉस हो रहा था। दूसरा बात किया जाए तो देखिए 1772 के करीब की बात है। कंपनी ने क्या कहा था कि कंपनी ने कहा था कि 4 लाख पाउंड क्या करेगी, यह ब्रिटिश सरकार को देगी, हर वर्ष देगी, हर वर्ष 4 लाख पाउंड ये ब्रिटिश सरकार को देगी। लेकिन क्या हुआ, 1772 के लमसम क्या हुआ कि जहां से ये राजस्व वसूल कर रही थी उन क्षेत्रों में क्या आ गया था, सूखापन पड़ गया था। यानी भूखमरी आ गई थी, गरीबी आ गई थी। तो जिन मजदूरों से ये क्या कर रही थी, राजस्व और जिनसे पैसा कमा रही थी व्यापार कर वहां पर कमी आ गई, फसलें नष्ट हो गई थी। इस कारण ये क्या कर रही थी, ये जो कंपनी थी वो एक तो मतलब सरकार को, ब्रिटिश सरकार को अब रुपए नहीं दे पा रही थी, उल्टा ब्रिटिश सरकार से ही क्या कर रही थी, ऋण मांग रही थी कि आप हमारी मदद कीजिए, ठीक है। तो उल्टा कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार से मदद मांगी, ठीक है। 1772 के करीब भूखमरी आ गई थी उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में इसे दीवानी हासिल थी, यानी जिनसे ये राजस्व वसूल कर रही थी। मान लीजिए बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन क्षेत्रों में काफी मतलब भूखमरी आने के कारण ये काफी लॉस में चल रही थी, लगातार युद्ध चल रहे थे, इन कारण से भी भूखमरी आ गई, राजस्व प्राप्त नहीं कर पा रही थी। और कंपनी 4 लाख मतलब पाउंड हर वर्ष, एक तो ये उनसे नहीं रुपए मिल पा रहा था, दूसरा 4 लाख पाउंड जो है वो ब्रिटिश सरकार को और भेज रही थी, इस तरीके से क्या हुआ कि यह नीचे आ गई। अगर एक पॉइंट की और बात करें तो कर्मचारी जो काम कर रहे थे उस कंपनी में, कर्मचारी जो काम कर रहे थे उस कंपनी के अंदर, ये क्या करने लगे, अपना निजी व्यापार करने लगे। यानी निजी व्यापार, खुद का व्यापार करने लगे। यानी काम तो कर रहे थे कंपनी में, उसके व्यापार की तरफ ध्यान न देकर या खुद के व्यापार की तरफ ध्यान देने लग गए थे, ठीक है। तो जिस कारण कंपनी को काफी लॉस हो रहा था, काफी हानि हो रही थी, और इस तरीके इसके अंदर ये इसकी कमजोरी रही। और आगे क्या हुआ देखिए इसके बाद में, ये तो इसकी कमजोरी है। फिर इसने क्या कहा, ब्रिटिश सरकार से कुछ ऋण मांगा। तो ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए दो वो बनाई थी, समितियां बनाई थी। एक का नाम था, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक सीक्रेट समिति थी और एक सेलेक्ट समिति थी, यानी सेलेक्ट। देखिए ये 2 समितियां बनाई गई ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, इसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए कि आखिरकार मतलब ब्रिटिश ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये उनके लिए मतलब पैसा भी नहीं भेज रही है, उल्टा हमारे से मांग रही है। इसके ऊपर क्या था, तो देखिए ये 2 समितियां बनाई गई थी। तो सीक्रेट समिति जो थी इसने सिफारिश की कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण देना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, ये तो इसका था। और दूसरा सेलेक्ट समिति ने जो इसने क्या कहा कि हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उन्हें ऋण देना चाहिए। और सेलेक्ट समिति ने क्या कहा कि अब हमारे पास मौका है, अब हमारे पास चांस है कि इसका मतलब इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या कर लीजिए, नियंत्रण कर लीजिए, इसे अपने अंडर कर लीजिए, नियंत्रण कर लीजिए, इसके राजनीतिक कार्यों को नियंत्रण कर लीजिए। यानी इस सेलेक्ट समिति ने ही कहा कि इसके ऊपर नियंत्रण रखिए,
और ताकि ये आने वाले टाइम में हमारे लिए नुकसानदायक ना हो जाए। ठीक है, सिलेक्ट समिति के आधार पर ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपका, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी की सिफारिश के ऊपर, सिलेक्ट समिति की सिफारिश के ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया था। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या क्या था इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इतना उम्मीद मानूंगा आपको समझ में आया होगा कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कब आया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपका 1773 के अंदर। 1773 के अंदर इस रेगुलेटिंग के अंदर मूल मतलब मेन पॉइंट क्या क्या थे उसके बात करते हैं कि इसके अंदर पहला फर्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर क्या थी, तीन क्षेत्र थे। बंगाल था, बंगाल, मद्रास और बंबई। ठीक है, ये तीनों प्रेसिडेंसियां थी। ठीक है, इनके अंदर अलग अलग गवर्नर थे। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया था। ठीक है, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, और इन दोनों, और क्या हुआ था, और मद्रास और बंबई का जो गवर्नर था, मद्रास और बंबई का जो गवर्नर था, इस गवर्नर को इस गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। यानी इससे पूछ के कोई भी काम होगा वो पहले इससे पूछेगा, यानी इसके नीचे बना दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि इस रेगुलेटिंग एक्ट को भेजा, और इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा गया कि बंगाल का जो पहले गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर पद नाम दे दिया गया था, यानी बड़ा बना दिया गया था, पहले से बड़ा बना दिया गया था। और जो बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे, ये इस बंगाल के गवर्नर के जनरल के अधीन कर दिया गया था। दूसरी बात करें कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि देखिए कि 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, इसके अंदर क्या था, बंगाल, मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी जो थी, इसके अंदर अलग अलग गवर्नर थे अपने अपने क्षेत्र के। ठीक है, तो क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यानी पहले से बड़ा उच्च पद दे दिया गया था। और जो बंबई और मद्रास का गवर्नर था उन्हें क्या कर दिया गया, इसके अधीन कर दिया गया था। यानी उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ध्यान रखने के लिए क्या किया गया था, यह किया गया था। दूसरी बात अगर की जाए कि ये जो थे, ये मतलब इनके लिए एक और था कि ये जो गवर्नर थे ये क्या नहीं कर सकते थे कि किसी भारत के किसी भी राजा के साथ युद्ध या कोई भी संधि है वो नहीं कर सकते बिना इस गवर्नर जनरल की अनुमति की। यानी पहले उनसे पूछे बगैर ये मतलब भारत के किसी भी राजा के साथ कोई युद्ध नहीं कर सकते, कोई किसी के साथ संधि नहीं कर सकते, भाईचारा नहीं बना सकते जब तक इसे नहीं बताएंगे तब तक, क्योंकि ये इनसे बड़ा बना दिया गया था। और एक और पॉइंट की बात करें तो क्या था, आपातकाल की स्थितियों में क्या था कि ये जो गवर्नर जनरल थे वो इसकी अनुमति के बिना कार्य कर सकते थे। बस इन दो पॉइंटों को ध्यान रखना। मैं इसके ऊपर राइट नहीं कर रहा हूं हर चीज को, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इसके ऊपर करेंगे। एक और पॉइंट की बात करें तो देखिए इस बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 व्यक्तियों की एक परिषद बनाई गई थी, कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी। ठीक है, परिषद का गठन किया गया था। और वो 4 व्यक्ति कौन थे मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 वारवेल, नंबर 2 फ्रांसेंसी, नंबर 3 की बात की जाए
वरिया, क्लेवेरिया, और नंबर 4 की बात की जाए मॉनसेन। ये 4 थे। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक क्या आया था आपका कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया था, और उस परिषद में 4 सदस्य कौन कौन थे, आपका वारवेल था, फ्रांसीसी था, क्लेवेरिया था और आपका मॉनसेन था। ये 4 सदस्य थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने एक बार आंखों से देख लेना जरूरी होता है, याद रखने की जरूरत नहीं है। 4 सदस्यों की ये परिषद थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके बाद कि ब्रिटिश सरकार ने इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर नियंत्रण रखना, और उसे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या था, नियंत्रण रखना, नियमित रूप से काम करने, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित रूप से काम करने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। कि ब्रिटिश सरकार द्वारा यह उठाया गया पहला कदम था रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अंदर क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित रूप से कार्य करेगी, एक तो ये था, और दूसरा इसके ऊपर नियंत्रण रखा जाएगा। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, तीसरा एक और पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर क्या था कि कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों की क्या हो गई थी, इसके अंदर अनुमति मिल गई थी। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को, प्रशासनिक कार्यों की अनुमति मिल गई थी, कार्यों की मंजूरी, मान लीजिए मंजूरी मिल गई थी। कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों की मंजूरी मिल गई थी। और एक और पॉइंट की बात करें तो कंपनी को क्या हो गया था, इसमें केंद्रीय सरकार की, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इस एक्ट के थ्रू क्या थी, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। ठीक है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे इसके अंदर। और एक और पॉइंट इसकी विशेषताओं में अगर हम एक और बात करें तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया था, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी, कब की गई थी, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और वो भी कलकत्ता के अंदर। ठीक है, कलकत्ता के अंदर 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसके अंदर क्या था कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ठीक है, तो बात करते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मुख्य न्यायाधीश आपका एलिजा इम्पे था, ठीक है। और 3 अन्य थे। अन्य 3 कौन कौन थे तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला आपका था चेम्बर्स, दूसरा आपका हाइड, मान लीजिए हाइड, और तीसरा आपका था लेमार्क। ये 3 थे। यानी कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 के अंदर, और इस एक्ट के थ्रू ही ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट की बात ही हम कर रहे हैं। इसके थ्रू एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 के अंदर। इसके अंदर क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अन्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश जो था उसका क्या नाम था, उसका नाम था एलिजा इम्पे, और जो 3 अन्य थे उनका क्या नाम था, लेमार्क था, आपका चेम्बर्स था और आपका हाइड। ये 3 थे। ठीक है, और इसके अंदर क्या था, इस एक्ट के थ्रू और क्या हुआ था, इस एक्ट के थ्रू और मैं बता देता हूं आपको। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो मतलब कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो मतलब भारत में जो राजस्व वसूल कर रहे थे, उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। यानी जो रिश्वत ले रहे थे
कि आप कोई रिश्वत नहीं लोगे। दूसरा, जो अपना प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं यानी निजी कार्य, जो निजी कार्य कर रहे हैं, निजी कार्य उसे बंद कर दिया था। यानी कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो आज के बाद अपना निजी कार्य नहीं करेंगे और निजी कार्य नहीं करेंगे। अगर निजी कार्य करते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, ब्रिटिश सरकार से लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार से लाइसेंस लेना होगा। अगर ब्रिटिश सरकार लाइसेंस देती है तो आप प्राइवेट कार्य कर सकते हैं, अपना निजी कार्य कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और अगर ऐसा करते पाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया गया था। यह था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की सारी जो डिटेल है वो मैंने आपको बताई है। इसके अंदर क्या था कि स्टार्टिंग से अगर हम फिर से रिपीट करें कम शब्दों में, तो एक तो मेन इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि भाई पहला कौन था, गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल कौन था, आपका वॉरेन हेस्टिंग्स था। और इसके कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के अंदर एक न्यायाधीश था और 3 अन्य थे। न्यायाधीश की बात की जाए तो कौन था, एलिजा इम्पे था और 3 अन्य कौन थे, चैम्बर्स था, लेमार्क था और हाइड, ये 3 थे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर जो निजी कार्य थे, कर्मचारी जो निजी कार्य कर रहे थे उसके ऊपर पाबंदी कर दी थी। और इसके अंदर क्या था कि एक बिहार उड़ीसा और बंगाल, इन तीनों क्षेत्रों की ब्रिटिश जनता को क्या कर दिया गया था, जो 1774 का सुप्रीम कोर्ट बना था उसके अधीन कर दिया गया था। यानी जो भी मामले होंगे वो वहां पर जाएंगे, ये चीज कर दी गई थी। तो आज की क्लास मानूंगा आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे, इसके बाद में बहुत से एक्ट आए थे। जैसे मान लीजिए पहली बार ये ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कदम था, तो जरूरी नहीं कि पहली बार में सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद में उसके अंदर कुछ खामियां, कुछ कमियां रही होगी। इन्हें पूरा करने के लिए क्या आगे भी कुछ एक्ट आएंगे। जैसे 1781 का आया, 1781 का आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। फिर 1784 के अंदर आया पिट्स इंडिया एक्ट। फिर इसके बाद अधिनियम आया 1786 के अंदर, जहां लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि मुझे सेनापति बनाना होगा, ऐसी कुछ मांग रखी थी। और उसके बाद में हम बात करें 1786 के बाद में 1793 में आया था एक एक्ट, उसके अंदर भी कुछ बातें थी। उसके बाद 1813 में आया था, 1813 में आया था, 1833 में आया था, 1853 में आया था। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई थी। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था। और उसके बाद में अलग चला था। उसके बाद 1909 में, 1919 में, 1935 में इस तरीके से कुछ चलता रहा था। अधिनियम आए थे, मार्लोमेंटे अधिनियम आए थे, उसको सबके ऊपर हम चर्चा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। बस आज की रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। अगर बेहतर लगी है, अच्छी लगी है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसी बेहतर क्लास लेकर आ पाए। आगे वाली क्लास के अंदर हम इन सब टॉपिक को खत्म करेंगे, जितना हो पाता है जल्दी से जल्दी और अच्छे से समझेंगे। फिर हम अपने संविधान की स्टार्टिंग करेंगे कि संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ था, संविधान के अंदर कितने भाग है, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद में क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, नागरिकता क्या है, सब चीजों पर हम बहस करने वाले हैं। बहस नहीं, बातें करने वाले हैं। तो अच्छे से करेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप आपके अपने भाई आरसी यानी राजेंद्र चौहान का साथ देते रहिए। और इस आरसी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और 1000 सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइए, ताकि हम आपके बीच में लाइव क्लास लेकर आ पाएँ, आपसे ढेर सारी बातें कर पाएँ। तो लव यू ऑल, बाय बाय।